वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 13 जुलाई 2020। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ पर आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जून मंथ के क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आप उसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपने अभी तक सॉल्व किए हैं। रिवीजन आप ज़रूर कर लें क्योंकि रिवीजन करने से ही चीज़ें कंसोलिडेट होंगी, नहीं तो आपको जितना पहले आता था उतना ही बाद में भी आता रह जाएगा। एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कंसोलिडेट हो पाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि सैगा एंटीलोप के बारे में है। ये न्यूज़ में रहा था। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोर है, मतलब शाकाहारी है, और आयुष्यन की रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये केवल कजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया में ही पाया जाता है। सो ओनली इज द वर्ड, आप इस पर ध्यान रख सकते हैं और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये हर्बीवोर है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। यहाँ पर ओनली ज़रूर लगा हुआ है बट ये सही है। अब ओनली लगा के अगर आपको 5-6 नाम दे दिए गए हैं, 5-6 लोकेशंस दे दी गई हैं, तो अब ओनली का मतलब तो रह नहीं जाता। बट स्टिल ये केवल इन्हीं जगहों पर पाया जाता है और किसी देश में नहीं पाया जाता। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो हमारा जो जवाब होगा दैट विल बी सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सैगा एंटीलोप न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी हाल फिलहाल में मास काविंग देखी गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे इन्होंने पैदा किए। दैट इज़ गुड। अगर कोई एनिमल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है तो अच्छी बात है। ये एक माइग्रेटरी हर्बीवोर है सेंट्रल एशिया का, केवल कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में ही पाया जाता है। साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में है। थ्रेट्स, पोचिंग और इलीगल ट्रेड, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, डिसीज, ड्रॉट, इन सब की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। जो अगला प्रश्न है वो जयपुर रेन फॉरेस्ट के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि किसे जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि यूपीएससी ऐसा ट्रिक कर चुकी है, अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क कुछ भी न्यूज़ में है और अगर उसका कोई दूसरा नाम भी है तो आपको पता हो, कहीं यूपीएससी आपको कंफ्यूज ना कर दे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू शैखोव नेशनल पार्क, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेइंग एंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपना सही जवाब चुनिए। एक प्रकार का फैक्ट आप कह सकते हैं, आपको पता होगा तो ही आप कर पाएंगे। सही जवाब अगर आपने चुन लिया है, लेट मी टेल यू, सी इज द करेक्ट आंसर। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज हाल फिलहाल में आसाम की सरकार ने देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा देने का मसौदा तैयार कर लिया है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह आसाम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ का जो इलाका है वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे, सेमी एवरग्रीन और लश ग्रीन फ्लोरा भी आपको मिलेगा। फौना यानी कि जीव जंतुओं में आपको चाइनीज़ पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, रेशियस मकाक, एशमीज मकाक, हिमालयन ब्लैक बियर, लेसर, एडजुटेंट स्टॉक, कई सारे एनिमल्स आपको मिलेंगे। आप इतने नाम ऑब्वियसली याद नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए दिहिंग पटकई, अब ये 6 नेशनल पार्क बन जाएगा आसाम का। 5 इसके पहले के हैं काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरंग और डिब्रू सैखोव। तो आपको नेशनल पार्क के नाम तो याद रखने ही होते हैं, कौन कहाँ पर है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप इसे भी दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि अभी तक 5 थे और अभी अगर दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा रहा है तो ये 6ठा हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो नाटमो के बारे में है। नाटमो स्टैंड फॉर नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये नेशनल एटलस ऑफ इंडिया को कंपाइल करता है। मैप्स और एटलस जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए भी तैयार करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एचआरडी मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में वर्क करता है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर ये मैपिंग का कोई इंस्टीट्यूशन है तो नेशनल एटलस तो ऑब्वियसली तैयार करेगा, और विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी एटलस एक्सेस कर सकें तो उनके लिए भी तैयार कौन करेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी बातें यूजुअली सही निकल जाती हैं, तो ये सही है। अब चूंकि यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है तो आपको कंसीडर करना चाहिए था कि क्या कोई और हो सकता है क्या। खैर जो हो सकता है वो गेस करने के लिए मुश्किल है थोड़ा सा, बट ये गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में आएगा। यहाँ पर देखिए इनफैक्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। नेटमो ने अभी 4th अपडेटेड वर्जन कोविड-19 डैशबोर्ड का तैयार किया। दैट्स वाई इन न्यूज़ में क्यों था ये तो बहुत सिग्निफिकेंट इशू नहीं है, बट चूंकि न्यूज़ में था तो जानते रहिए। 1956 में नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था।
बाद में इसे रीनेम कर दिया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत वर्क करता है। इसके मेन फंक्शंस वही नेशनल एटलस ऑफ इंडिया को तैयार करना, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में भी, बाकी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भी मैप, एटलस वगैरह प्रिपेयर करते हैं। जो अगला प्रश्न है वो करंट 4 के बारे में है। आपसे पूछा गया है 2 स्टेटमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि एक प्रकार की शुगर केन की वैरायटी है, मतलब गन्ने की वैरायटी है ये, जिसे ICAR ने डेवलप किया है। ICAR का जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, SBI, उन्होंने डेवलप किया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट होता है रेड रॉट और स्मट डिसीज को लेकर। रेड रॉट आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने के अंदर भीतर का हिस्सा थोड़ा सा लाल हो जाता है। अगर किसी गन्ने के भीतर का हिस्सा लाल रंग का हो जाता है तो उसे रेड रॉट कहा जाता है, वो खराब हो जाता है गन्ना। कई बार देखिए, अगर गन्ने का जूस पिलाने वाला आपको रेड रॉट वाला गन्ना जूस में दे देता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, वो थोड़ा बहुत भी होता है तो कलर चेंज कर देता है। और स्मट डिसीज, स्मट का मतलब होता है गल जाते हैं जो गन्ने के पौधे होते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। रेड रॉट और स्मट डिसीज ये गन्ने की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि ये उसको हैंडल कर लेता है, लेकिन वाटर डेफिसिट और सलीन कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये स्टेटमेंट है। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये शुगर केन की वैरायटी है, इट्स ओके। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है कि ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ये रेड रॉट और स्मट डिसीज को तो हैंडल कर ही लेती है, मतलब ये पौधे जल्दी गलते नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाटर डेफिसिट और सलीन कंडीशन को भी हैंडल कर लेता है, सलाइन कंडीशन को भी हैंडल कर लेता है, मतलब हर तरीके की स्थितियों में ये अच्छी प्रोडक्टिविटी देने में काबिल है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। सही जवाब होगा ए, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है, बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये ऑटम, स्प्रिंग और समर सीजन में प्लांट किया जा सकता है। लो टेम्परेचर में भी ये काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, इससे यील्ड बहुत बढ़ जाएगी, मतलब अच्छा उत्पादन होगा। जो अगला प्रश्न है वो ये है कि अभी बबॉनिक प्लेग के कुछ केसेस चाइना में रिपोर्ट किए गए। आपको इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं, इस प्लेग के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार की डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया यार्सीनिया पेस्टिस से होता है। दूसरा ये है कि ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के माध्यम से। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि बबॉनिक प्लेग का कोई ऑफिशियल केस इंडिया में कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। अब यहां पर देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज और ध्यान देनी होती है। कुछ स्टेटमेंट होते हैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, और एब्सोल्यूट स्टेटमेंट पर आपको ध्यान देना होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेटमेंट गलत होने की संभावना रहती है। जैसे ऑल, नो, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट माने जाते हैं। तो नो ऑफिशियल केस, अब क्या ऐसा होना चाहिए क्या कि मतलब एक प्लेग है जो कई सारी जगहों पे फैल रहा है, प्लेग का तो इतिहास बहुत पुराना है, तो इंडिया में कभी कोई ऑफिशियल केस ना हो, ये थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। सही बात है, ये इनकरेक्ट है। बाकी दोनों तो करेक्ट हैं। स्टेटमेंट जो पहला दूसरा है वो सही है, तो सही जवाब ए 1 और 2 ओनली होगा। बबॉनिक प्लेग 1896 में इंडिया में रिपोर्ट किया गया था 23 सितंबर को। देखिए ये बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस से होता है, इट्स ट्रू। बाकी ये इन्फेक्टेड एनिमल और फ्लीस से भी हो सकता है। 5 से 15वीं शताब्दी के बीच में जब ये बबॉनिक प्लेग फैलता था तो बहुत तेजी से लोग मारे जाते थे। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था, बिकॉज इस प्लेग के बाद जो व्यक्ति का शरीर था वो काला हो जाता था। दैट्स वाई इसे ब्लैक डेथ कहा जाता था। यूरोप में मिलियंस ऑफ लोग ब्लैक डेथ से मारे गए, यानी कि बबॉनिक प्लेग से मारे गए। 3 प्लेग होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। बबॉनिक प्लेग पहला टाइप है, उसमें ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसे प्रभावित करता है। इसमें देखिए अगर अनट्रीटेड रहा बबॉनिक प्लेग तो आने वाले समय में ये न्यूमोनिक या फिर सेप्टिसेमिक प्लेग में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। प्लेग की ये वैरायटी है, ठीक है। इसमें फीवर, चिल्स, वीकनेस और हेडेक ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा वही न्यूमोनिक प्लेग है। ये पहला वाला मतलब बबॉनिक प्लेग को अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो ये दूसरे और तीसरे स्टेज पे आ जाता है, यानी न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। तो जो न्यूमोनिक प्लेग होता है इसमें बहुत फैटल होता है, ये 24 से 72 घंटों में व्यक्ति को मार देता है। सबसे खतरनाक चीज़ इसमें यह है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, हाईली कॉन्टेजियस है और केवल कफिंग की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा है सेप्टिसेमिक प्लेग। ये तब होता है जब कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड सिस्टम में एंटर करता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सेप्टिसेमिक प्लेग से अफेक्टेड है तो उसकी जो स्किन है वो ब्लैक होने लगती है। तो बबॉनिक प्लेग जैसे कि मैंने आपको बताया जब अपर स्टेज में जाता है तो सेप्टिसेमिक प्लेग में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी पूरी ब्लैक हो जाती है मरने वाले व्यक्ति की। दैट्स वाई इसे यूरोप में ब्लैक डेथ कहा जाता था, काली मौत। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बटरफ्लाई के बारे में है। हाल ही में इस बटरफ्लाई को मतलब
लार्जेस्ट बटरफ्लाई के तौर पर रिकॉर्ड किया गया इंडिया में? कौन सी बटरफ्लाई है, आपसे नाम पूछा गया है? स्पॉटेड रस्टिक, गोल्डन बर्डविंग, मलाबार बैंडेड पीकॉक या फिर ग्रेट इवनिंग ब्राउन? बताइए सही जवाब क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फैक्ट, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, दोनों नेचर के प्रश्न होते हैं यूपीएससी में। तो सही जवाब बी है, गोल्डन बर्डविंग इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन बर्डविंग इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, इसे अभी रिपोर्ट किया गया। जो फीमेल गोल्डन बर्डविंग है उसे रिकॉर्ड किया गया दिल्ली हाट उत्तराखंड में, और जो लार्जेस्ट मेल है उसे वांगखार बटरफ्लाई म्यूजियम जो है मेघालय की कैपिटल शिलोंग में, वहाँ से रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो NHAI के बारे में है, जो कि हाईवे को लेकर असेसमेंट और रैंकिंग वगैरह भी जारी करता है। तो जब वो असेसमेंट या रैंकिंग जारी करते हैं तो उनका ब्रॉड क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेसिस पे वो इसको डिसाइड करते हैं, आपसे पूछा गया है। आपके पास पॉइंटर्स हैं, हाईवे एफिशिएंसी, हाईवे सेफ्टी, रोड साइड ग्रीनरी, यूज़र सर्विसेज। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? यहाँ पर अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, जो सही जवाब है वो है 1, 2 एंड 4। थर्ड वन इज इनकरेक्ट, क्योंकि रोड साइड ग्रीनरी को अभी भी NHAI जब भी असेसमेंट या रैंकिंग करता है तो उसे इंक्लूड नहीं करता। हाल फिलहाल में NHAI ने असेसमेंट और रैंकिंग हाईवे के लिए जारी किया। जो असेसमेंट का क्राइटेरिया था उसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, हाईवे एफिशिएंसी 45%, हाईवे सेफ्टी 35% और यूजर सर्विसेज 20%। अगर आप NHAI की बात करें, दैट स्टैंड फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 1995 से वर्क कर रहा है। ये एपेक्स बॉडी है जो कि रोड्स की डिज़ाइन और उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वर्क करती है। उनकी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और ऑपरेशन की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। जो अगला प्रश्न है वो कोरल रीफ्स के बारे में है, कोरल फॉर्मेशन के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि क्या आइडियल कंडीशन है कोरल फॉर्मेशन के लिए? सनलाइट, वार्म वाटर टेम्परेचर, क्लियर वाटर, साल्ट वाटर। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? यहाँ पर अगर आपने अपना आंसर सोच लिया है और आपने कोरल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। सही जवाब यहाँ पर है डी। आप इसे 1 2 3 4 की बजाय ABCD रखें, ये गलती से 1 2 3 4 आया है, इट शुड बी ABCD। तो यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी न्यूज़ में आया था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसने पिछले 5 सालों में 3rd मास ब्लीचिंग रिपोर्ट की, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी अन्य क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखिए जो कोरल रीफ्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट होते हैं या बायोडाइवर्सिटी होते हैं ओशन रीजन में। कोरल्स एक्चुअली में एनिमल्स होते हैं जो कि सिंडेरिया क्लास से बिलोंग करते हैं, जिससे जेलीफिश और एनिमल्स भी बिलोंग करते हैं। ये जो इंडिविजुअल पॉलिप्स होते हैं जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो रीफ्स का निर्माण हो जाता है। कुछ कंडीशंस बहुत ज़रूरी होती हैं इनके लिए, लाइक सनलाइट, क्लीन वाटर, वार्म वाटर टेम्परेचर, क्लीन वाटर और साल्ट वाटर। तो ये सभी ज़रूरी होते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से वर्क कर सकें। मैपिंग के पार्ट में हमने प्लेटूज पर बात करने की बात की थी। तो पहला क्वेश्चन बोहेमियन प्लेटू के बारे में है, आप इसे बोहेमियन हाईलैंड्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इट रन्स इन अ नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन अक्रॉस चेक रिपब्लिक, मतलब ये चेक रिपब्लिक जो है वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न वे में आपको दिखेगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये एल्ब और डेन्यूब रिवर सिस्टम के वाटरशेड में आता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, बोहेमियन प्लेटू या फिर बोहेमियन हाईलैंड्स के बारे में? अगर आपने बोहेमियन प्लेटूज के बारे में पढ़ा है, जो कि हमने होमवर्क में दिया था, तो हो सकता है आपने पढ़ा हो, तो आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा। यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए इस तरीके से ये स्प्रेड है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ये इस प्रकार से मिलेगा। जो अगला प्रश्न है वो मेसेटा प्लेटू के बारे में है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है। सिंपल फैक्ट क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रीस, स्पेन, फ्रांस और क्रोएशिया। सही जवाब चुनिए। अगर आपने अपना सही जवाब चुन लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ, सही जवाब है स्पेन। मेसेटा जो है वो इबेरियन पेनिनसुला में एक प्लेटू है जिसे आप मेसेटा प्लेटू कह सकते हैं। ये आपको स्पेन में मिलेगा। ये ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का है इस पूरे पेनिनसुला में। ठीक है, अगर आप इसकी लोकेशन मैप में देखना चाहते हैं तो यहां पर सेंटर में आपको स्पेन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली ISP डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, जहां पर आपको टारगेट वे में प्रिपेयर करवाया जाता है। PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। जो PDF है पिछले महीने की वो अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे उसे एक्सेस कर सकते हैं। कल की मैपिंग के पार्ट में आपको यूरोप की लेक्स तैयार करनी है, झीलें तैयार रखिएगा, उन पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।